आप सभी से चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले प्रधानमंत्री का वो बयान जिसके जरिए सियासत पसमानदा मुसलमानों को लेकर तेज है। प्रधानमंत्री मोदी ने पसमानदा मुसलमानों पर क्या कहा, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं। इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। पीएम ने मुसलमानों का जिक्र किया, खासकर पसमानदा मुसलमानों का। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी चुप कैसे रह सकते थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को जवाब दिया, सरकार पर पसमानदा मुसलमानों के रोजगार छीनने का आरोप लगाया। पसमानदा मुसलमान के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को यह जाकर मालूम करना चाहिए कि देवबंद के जो मेन प्रिंसिपल बोलिए कौन है, वो पसमानदा मुसलमान से आते हैं। सबसे बड़ा एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसका हेड कौन है? प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहते, मालूम नहीं उनको कोई तोता लिख के दे दिया, उन्होंने टट्टर पढ़ दिए। प्रधानमंत्री हमको ये बताओ कि फिर आप कर्नाटका में रिजर्वेशन क्यों निकाले भैया? वही तो पसमानदा बैकवर्ड क्लास ऑफ मुस्लिम्स को मिल रहा था ना, आप तेलंगाना में निकालना चाहते। आप ही तो कर रहे हैं सब ये। और सबसे बड़ी बात यह है, वो दखनी में कहावत है कि मां से बढ़ के चाहिए पापा कुटनी कहलाई। मैं इस चर्चा को तुरंत शुरू करना चाहती हूं, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों के लिए पसमानदा मुसलमान कौन होते हैं, इनका वजूद क्या है, ये तमाम जानकारियां आपके सामने मैं लेकर आ रही हूं। मुसलमानों में पसमानदा कितने हैं, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि इस्लाम में जात पात जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन दावे के मुताबिक मुसलमानों में सिर्फ 15% अगड़े हैं, जबकि पसमानदा मुसलमानों की तादाद 85% है, जो इस वक्त आप जानकारी सीधे ठीक मेरे यहाँ पर देख रहे हैं नीचे पर। इनकी सियासी ताकत क्या है, इसे ऐसे देखे बिना पसमानदा मुसलमानों पर चर्चा बेमानी हो जाएगी। तो देश के करीब 18 राज्यों की 100, जी हां 100 लोकसभा सीटों पर पसमानदा मुसलमानों का असर माना जाता है। और इसी के साथ ही, इस जानकारी के साथ ही अब आइए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। अली अनवर जी, प्रधानमंत्री ने जिस भाषण के जरिए पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया, हो सकता है कि 2024 से पहले आप लोगों की जनसभाओं में भीड़ जुट जाए, लेकिन पसमानदा मुसलमान आपको वोट क्यों करेगा, वो वोट में कन्वर्ट कैसे होगा, इस पर जरा रोशनी डालिए। देखिए प्रीति जी, प्रधानमंत्री जी ये फॉर द फर्स्ट टाइम ये कैमरे के सामने आ करके और पसमानदा के सवाल पर बोले हैं। ये देखिए, ये शब्द पसमानदा है, प्रधानमंत्री जी पसमानदा कह रहे हैं। तो अब खैर इतना भर के लिए उनको माफ़ किया जा सकता है, लेकिन पसमानदा है। इसके पहले, सबसे पहले उन्होंने हैदराबाद में पिछले साल अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की पार्टी की मीटिंग में
इस बारे में कहा था और वहाँ से ये पार्टी ने फैसला किया था, बीजेपी ने, कि पसमानदा मुसलमानों के लिए स्नेह यात्रा निकालेंगे देश में। फिर उसके बाद उन्होंने दिल्ली में कुछ महीना पहले, 6 महीना पहले करीब, दिल्ली में अपनी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की बैठक में उन्होंने इस बारे में फिर चर्चा की। लेकिन ये कैमरे के सामने वो इंडोर मीटिंग में बोल रहे थे, अब आउटडोर मीटिंग में बोल रहे हैं, इसलिए कि 4 राज्यों में अभी चुनाव है, 24 में चुनाव है। तो हम तो एक गीत से, एक शेर से शुरू करना चाहते हैं कि वो दुआ जीने की करते हैं और दवा मरने की देते हैं, यही उनकी फितरत है। वो दुआ जीने की करते हैं और दवा मरने की देते हैं, यही उनकी फितरत है। आतिफ जी, देखिए, अली ये जी को इसलिए सुन हम रहे हैं कहने आप? पर मजबूर हैं। अली जी कह रहे हैं कि वो दुआ तो कर रहे हैं जीने की, लेकिन दवा मौत की दे रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पसमानदा मुसलमानों की प्रधानमंत्री जब बात करते हैं हमारी तो पूरी उनका बात, संदेश? जी कर लीजिए, चलिए पूरी कर लीजिए, बात कर प्रीति लीजिए। जी, अभी अली पूरी जी, बात भी पूरी कर लीजिए, पूरी बात भी, चलिए कर लीजिए, पूरी बात भी सुन लीजिए। देखिए, पहली दफ़ा इन्होंने बोला हैदराबाद की मीटिंग में, तो हमने उनको एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा कि हमको सुन करके आपके मुखार बिंदु से सुखद आश्चर्य हुआ और कुछ लोगों को ये लगा कि शायद बीजेपी की नीतियों में कुछ बदलाव आया है या आने वाला है। लेकिन उसके तुरंत बाद आप याद कीजिए, गुजरात का चुनाव आने वाला था और गुजरात के चुनाव में बिना ध्रुवीकरण के उनकी बात बनने वाली नहीं थी, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के। तो उन्होंने क्या किया, बिल्किस बानो को के जो हत्यारे थे, जिसके परिवार के 7 लोग और कुल मिला के 14 लोगों की हत्या हुई थी और बिल्किस बानो के साथ मैं आपकी बात समझ गई हूं। अब आपकी इसे कॉन्टेक्स्ट में ले जाती हूं। बिल्किस बानो का रेफरेंस आप दे चुके हैं, मुझे देने की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए, थोड़ा संक्षेप में बात कीजिएगा तो फिर सही रहेगा। आतिफ जी से जवाब ले लेते हैं, दोबारा आपके पास आ जाती हूं।